नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ कहानी का दूसरा भाग लेकर। कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि किस तरह माँ को मार पीट कर बेहोशी की हालत में बच्चों ने घर से निकाल फेंका। फिर बच्चों के साथ क्या हुआ ये जानते हैं। जब बच्चों ने माँ को तड़पाया और कचरे की तरह घर से बाहर फेंका, तो माँ ने भी अपनी औलाद को दिन में तारे दिखा दिए। मुश्किल समय में भी विमला जी का साथ छोड़ने के बारे में राधा ने कभी सोचा भी नहीं। राधा रोज इंटरव्यू देने जाती और रोज खाली हाथ वापस लौट आती, लेकिन वह जब घर लौटती तो विमला जी उसके लिए प्यार से खाना बनाकर रखती, जिसे खाकर और विमला जी से बातें करके राधा का दिल खुश हो जाता और वह अगले दिन फिर एक नई ऊर्जा के साथ काम ढूंढने के लिए निकल जाती। ऐसे ही 15-20 दिन बीत गए और ऐसे ही चलता रहा, लेकिन राधा को काम नहीं मिल रहा था। राधा विमला जी के खाने की बहुत तारीफ किया करती थी। एक दिन राधा जहां इंटरव्यू देने गई थी, वहां उसने देखा कि एक आदमी फोन करके अपने लिए टिफिन मंगा रहा था, लेकिन सामने से जवाब आया कि वह उस ऑफिस में सर्विस नहीं दे सकते। और कारण यह था कि जो टिफिन सर्विस वाले थे, उनके लिए वह ऑफिस बहुत दूर पड़ता था, इसीलिए वे खाना नहीं दे सकते थे। वह आदमी यूं ही कहने लगा अपने दोस्त से, क्या यार, काश हमारे एरिया में भी कोई अच्छा सा टिफिन सर्विस वाला होता, बड़ी परेशानी होती है यहाँ। जब राधा ने यह सब सुना तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, पर उसने अभी कुछ भी निश्चित नहीं किया, क्योंकि वह एक बार विमला जी से बात करना चाहती थी। राधा पूरे रास्ते कुछ सोचती आई। अब उसने घर जाकर विमला जी से बात करने का सोचा, पर वह बात करते करते रुक गई। विमला जी ने पूछा भी कि क्या बात है बेटा, बता मुझे। लेकिन फिर राधा ने कहा, नहीं अम्मा जी, रहने दीजिए, आप मुझे गलत समझेंगी। विमला जी ने राधा के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं दुनिया में किसी को भी कुछ भी समझ सकती हूँ, पर तुझे गलत कभी नहीं समझ सकती। तू तो मेरे लिए वह फरिश्ता है जिसने मेरी जिंदगी के सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया। अंधकार भरे संस्कार में मेरे लिए रोशनी की किरण है तू ही मेरे लिए सब कुछ है बेटा, इतना सोच मत और बता कि बात क्या है। तब राधा ने विमला जी से कहा। उसने उन्हें वह बात बताई जो आज उसने ऑफिस में देखा था। उसने कहा कि अम्मा जी, क्यों ना हम टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर लें, अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि खाना तो आप बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। विमला जी खुश होती हुई बोली, अरे वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुझे पता है मैं कितने दिनों से सोच रही थी तुझे इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं भी घर पर बैठे बैठे पक जाती हूँ और फिर मुझे काम ही क्या है। थोड़ा बहुत काम करती रहूँगी तो अच्छा रहेगा ना, 2 पैसे भी आएंगे और मेरा टाइम भी कट जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात को सुनकर। तो फिर अब हम अपना काम कब से शुरू कर रहे हैं? विमला जी का जवाब सुनकर राधा भी बहुत खुश हो गई और बोली, बस अम्मा जी, मैं कल एक बार उस ऑफिस में बात करके देखती हूँ, या फिर मैं एक काम करती हूँ कि मैं अभी कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ऑफिस की छुट्टी नहीं हुई होगी, तो हो सकता है कि अभी हमारी बात हो जाए। मैंने उस आदमी का नाम सुना था, तो मैं रिसेप्शन पर कॉल करके उससे बात करके देखती हूँ। राधा ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसने उस आदमी से बात की और टिफ़िन सर्विस के बारे में पूछा। वह आदमी तो बड़ा खुश हो गया और बोला कि हाँ मैडम, हमें टिफ़िन की बहुत ज़रूरत है, आप कल से ही हमें सर्विस दे दीजिए। तब राधा ने उससे पूछा कि ऑफिस में कितने लोगों को टिफ़िन की ज़रूरत है।
वह आदमी बोला कि मैडम, हमारे ऑफिस में अभी 5 से 7 लोगों को ही ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आसपास की कंपनी में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तब राधा ने उस आदमी से कहा कि सर, आप अपने ऑफिस में 10 लोगों का खाना यदि मंगवाते हैं तो हम कल से ही आपको सर्विस दे देंगे। उस आदमी को भी बहुत ज़रूरत थी। उसने तुरंत ही अपने दोस्तों से बात की और उन्हें मना भी लिया। कुल मिलाकर उसने राधा को फ़ोन करके कल से ही अपने ऑफिस में खाना मंगवाने के लिए कह दिया। राधा भी बड़ी खुश हो गई। अब राधा के पास जितनी भी सेविंग्स बची थीं, उसने उनसे कुछ लंच बॉक्स और खाने पीने का सामान खरीद लिया, जिससे वह कल के लिए खाना बनाकर दे सकें। अगली सुबह 10 बजे तक विमला जी ने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। अब राधा खाना लेकर ऑफिस में डिलीवरी करने के लिए पहुंची। पहला दिन था, इसलिए राधा भी बहुत उत्साहित थी। जब वह उन लोगों को लंच देकर आई, तब तक उसे पता नहीं था कि उसका दिन कैसा रहेगा, और वह लंच देकर आ गई। लेकिन अगले दिन जब वह लंच देने के लिए गई, तो उस आदमी ने राधा से कहा कि मैडम, कल से हमारे यहाँ आप यह लंच मत लेकर आइएगा। यह सुनकर राधा को तो बहुत बड़ा झटका लगा। फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, यहाँ 10 लंच बॉक्स मत लेकर आइएगा, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। आपका खाना इतना स्वादिष्ट है कि मेरे सभी दोस्त आप ही से खाना मंगवाना चाहते हैं। कल से आप हमारे ऑफिस में 20 डब्बे लेकर आइएगा। और हाँ, पड़ोस की ही कंपनी में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझसे बात की थी, तो मैंने आपका नंबर दे दिया है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। राधा घर पहुंची तो खुशी से फूली न समाई। विमला जी को गले लगाकर झूमने लगी और बोली, वाह अम्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपने इतना अच्छा खाना बनाया कि वह लोग फूले नहीं समा रहे। अब तो हमारा काम बढ़ता ही जाएगा। कि इतनी ही देर में किसी का कॉल आया। राधा ने बात की तो पता चला कि उसके लिए ऑर्डर्स और बढ़ गए थे। आसपास की कंपनी के लोगों ने उससे कांटेक्ट किया। अब तो दिन पर दिन राधा और विमला जी का काम बढ़ता ही जा रहा था। इधर राधा ने विमला जी का काम का वजन देखते हुए 2-3 लोगों को उनकी मदद के लिए रख लिया और खुद डिलीवरी का और लेन देन की बाकी सभी काम निपटाने लगी। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे हुए थे वे लोग। देखते ही देखते राधा और विमला जी ने अपना खुद का घर ले लिया और दोनों माँ बेटी की तरह उसमें साथ साथ रहने लगीं। अब क्योंकि राधा को विमला जी के काम का प्रचार प्रसार भी करना था, तो इसीलिए राधा ने शहर में जगह जगह टिफिन सर्विस के लिए पोस्टर्स लगवा दिए थे। जिसे भी ज़रूरत होती वह फ़ोन के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर लिया करता था। अब तो फिर दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे वे। घर के साथ साथ अब उन्होंने गाड़ी भी ले ली थी और साथ ही विमला जी का काम करवाने के लिए कुछ काम वाली औरतों को भी रख लिया था, जो कि निम्न वर्गीय परिवार की थीं, ताकि उन्हें भी रोजगार मिले और किसी की मदद भी हो सके। और वैसे भी विमला जी इतनी बुजुर्ग थीं, उनसे अकेले भला इतना काम कैसे संभलता। राधा व्यापार के साथ साथ विमला जी का भी पूरा ध्यान रखती। एक दिन विमला और राधा दोनों मंदिर तक घूमने के लिए गईं। दरअसल आज राधा का जन्मदिन था। क्योंकि राधा एक अनाथ लड़की थी, तो उसे यह तो नहीं पता था कि उसका जन्म किस दिन हुआ। लेकिन बचपन से ही जिस अनाथ आश्रम में वह पली थी, वहाँ के निर्देशक सभी बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पर मनाया करते थे। तो बस राधा भी उसी दिन को अपना जन्मदिन मनाती थी और उसी दिन के उपलक्ष्य में
आज वह माता रानी के मंदिर में विमला जी को साथ लेकर पहुंची। इत्तेफाक से इस मंदिर में विमला जी के बेटे और बहू भी आए। जब विमला जी मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही थीं, तब उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ गई और अपनी सास को देखकर वह चौंक गई, क्योंकि उन्होंने जिस बुढ़िया को अधमरी हालत में घर के बाहर फेंक दिया था, जिसके पास न पहनने को कपड़े थे न खाने को रोटी थी, आज उस बुढ़िया को बनारसी साड़ी में लिपटा हुआ देखकर बहू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उसकी ही सास है, क्योंकि आज विमला देवी जी की पर्सनैलिटी किसी सेठानी से कम नहीं थी। एक बार को वह खुद शंका में आ गई और अपनी जेठानी से बोली, जीजी देखना ज़रा, यह बुढ़िया तो हमारी सास जैसी लग रही है। जब उसकी जेठानी ने देखा तो वह भी अपनी सास को पहचान गई और उन दोनों ने अपने पतियों को यह बात बताई और विमला जी के पीछे पीछे चल दिए। विमला जी मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मंदिर से जैसे ही नीचे उतरने लगीं, तो उन्होंने राधा के हाथों वहां बैठे गरीबों को कपड़े और खाना बंटवाया, जिसे देखकर तो बेटे और बहू की आंखें और चौड़ी हो गईं कि आखिर हमारी माँ के पास इतना पैसा आया कहाँ से। कल तक तो उनकी हालत इतनी बुरी थी और आज यहाँ इस हालत में। उन्होंने अपनी माँ का पीछा करने का फैसला किया। जब राधा ने गरीबों को कपड़े और खाना बांट दिया, तो राधा और विमला जी अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गईं। जिज्ञासावश बेटे और बहू भी पीछे पीछे ऑटो में बैठकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। चलते चलते वे लोग एक बहुत अच्छे मकान के आगे पहुंचे, जहां राधा और विमला जी को देखकर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया और वे अपनी गाड़ी लेकर अंदर चले गए। लेकिन पीछे पीछे ऑटो में आते हुए विमला जी के बेटे और बहू को चौकीदार ने वहीं रोक लिया और घर के अंदर जाने से मना किया। वे लोग उस चौकीदार से पूछने लगे कि यह घर किसका है और अभी जो बुजुर्ग अंदर गई हैं वह कौन है। इस घर के जो मालिक हैं, क्या उनका कोई रिश्ता है उनसे? तब चौकीदार ने बताया कि यह घर उन्हीं का है, वह अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती हैं। यह सब देखकर और सुनकर बेटे और बहू के मन में फिर से लालच आ गया और उन्होंने अपनी माँ को मनाने का फैसला किया। वे चौकीदार के आगे गिड़गिड़ाने लगे, भाई साहब, हमें अंदर जाने दीजिए। यह जो अंदर गई हैं, यह हमारी माँ हैं और आप जिस घर में जाने से हमें रोक रहे हैं, यह हमारा ही घर है। चौकीदार उनकी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम जैसे फटीचरों की हालत देखकर तो नहीं लगता कि यह तुम्हारा घर है। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। आजकल तुम जैसे लोगों ने ठगने का भी नया तरीका ढूंढा है। जब चौकीदार ने इस तरीके से बात की तो विमला जी के बेटे थोड़ा तेज आवाज में बोले, अपनी औकात में रहो तुम। अंदर जाकर पूछोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम उन्हीं के बेटे हैं। जाओ, जाकर पूछो उनसे। चौकीदार गेट लगाकर उनसे पूछने के लिए गया। राधा ने चौकीदार को देखकर पूछा, क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चौकीदार ने राधा से कहा, दीदी जी, बाहर दरवाजे पर 4 लोग खड़े हैं, 2 औरतें हैं और 2 आदमी हैं। कह रहे हैं कि वे अम्मा जी के बेटे और बहू हैं और अंदर आने की जिद कर रहे हैं। मैंने उन्हें भगाया, लेकिन वे जा ही नहीं रहे हैं। अम्मा जी से मिलना चाहते हैं वे। राधा ने विमला जी को यह बात बताई तो विमला जी ने चौकीदार से कहा कि तुम उन लोगों को अंदर भेज दो, मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। हो सकता है वह कुछ मांगना चाह रहे हों। अगर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उनकी कुछ मदद कर दूंगी।
अच्छा अम्मा जी, भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, कहकर चौकीदार वहां से चला गया। कुछ ही देर में विमला जी के दोनों बेटे और बहुएं घर के अंदर आए। जैसे ही घर के अंदर घुसे तो बहू के तो घर को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके लिए वह घर किसी महल से कम नहीं था। अपनी माँ की ऐसे ठाट बाट देखकर बेटे और बहू झटपट अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। विमला जी के पैर छूते हुए उनसे आशीर्वाद लेने लगे और बेटे भी। तभी विमला जी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और बोली, कहो कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तब विमला जी के बेटे और बहुएं उनसे बोले, कैसी बात कर रही हैं माँ जी, हमें आपसे भला क्या चाहिए होगा। हम तो आपको लेने के लिए आए हैं। कितने दिनों से हम आपको ढूंढ रहे थे, पर आप हमें मिली ही नहीं। अब आप हमारे साथ चलिए। इतना कहकर वे विमला जी का हाथ पकड़ने लगे कि एक झटके के साथ विमला जी ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा घर परिवार सब यहीं है। फिर मैं तुम लोगों के साथ जाकर भला क्या करूंगी। बेटे और बहुएं अपनी सास के आगे माफी मांगने लगे। बेटे अपनी माँ से बोले, माँ, हम आपका खून हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ बाप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें। अरे, जरा सी बात पर आप घर से चली आईं। आपको एक बार कम से कम वहां रुकना चाहिए था। आपको पता है कि हमने आपको कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। तभी बहुएं भी बोलीं, हाँ माँ जी, आपके बिना घर में मन ही नहीं लगता। कितने दिन तक तो इन्होंने खाना ही नहीं खाया। वह तो अब जाकर हमें सुकून मिला जब हमने आज आपको मंदिर में देखा, तो बस आपके पीछे पीछे चले आए। विमला जी तीखी सी मुस्कान लाती हुई बोली, क्या बात है, मेरी इतनी परवाह तुम लोगों को कि मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक चले आए। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो मुझे मंदिर में देखते ही क्यों नहीं पुकारा। जब मैं अधमरी हालत में तुम्हारे घर के बाहर पड़ी थी, तब मुझे एक बार भी पलटकर क्यों नहीं देखा। और तुम जैसी घटिया औरतें दोबारा मुझे माँ जी कहने की हिम्मत मत करना। माँ का मतलब भी समझती हो तुम। जैसा बर्ताव तुमने मेरे साथ किया, वैसे तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। पीट पीट कर मुझे बेहोश कर दिया और घर के बाहर फेंक दिया। और आज आज पैसे की भूख के कारण लालची इंसान तुम मेरे सगे बेटे और बहुएं बन रहे हो। सगे बेटे या सगी बहू होने का क्या फायदा। अगर सगी औलाद तुम जैसी होती है तो ईश्वर ना करे कि अगले किसी भी जन्म में मेरी कोई औलाद हो। मैं तो अपनी राधा जैसी बेटी पाकर ही बहुत खुश हूँ। भगवान हर जन्म में इसे ही मेरी बेटी के रूप में दे। तब उनके बेटे बोले, अरे माँ, इस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे तुम हमसे रिश्ता तोड़ रही हो। आखिर है कौन यह लड़की। आज आपके पास पैसा है तो आपके साथ है, कल को आपको लात मार कर इस घर से भगा देगी, तब आपको हमारी ही याद आएगी। इसीलिए कहता हूँ कि अभी हमारे साथ चलो। अरे क्या कमी रखी है हमने आपको, खाने पीने हर चीज की तो मौज थी। फिर भी इतना सुनते ही गुस्से में बौखलाई हुई विमला जी ने जोरदार तमाचा अपने बेटे के गाल पर दे मारा और बोली, मुंह बंद कर, और अगर अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगी। तेरे जैसा घटिया बेटा ईश्वर कभी किसी को ना दे। दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। अपने घर में जितनी ऐश से मुझे रखते थे ना, मुझे नहीं रहना। ऐसी ऐश में तुम ही जाकर रहो और तुम ही जिंदगी की खुशियां लूटो। मुझे अपने परिवार के साथ रहने दो। मैं अपने परिवार में
अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ कि तभी उनका बेटा उनका हाथ पकड़कर घर के बाहर खींचने लगा। राधा ने चौकीदार को आवाज लगाई और बहुओं ने राधा का मुंह पकड़कर भींचने लगीं। वह तो भला हो ईश्वर का कि चौकीदार ने उनकी आवाज सुन ली और पुलिस को फोन करके वह घर के अंदर दौड़ता हुआ गया और वहां जाकर जो देखा वह घबरा गया और उसने झटपट राधा को विमला जी की बहुओं से अलग कराया और विमला जी जिन्हें उनका बेटा जबरदस्ती बाहर घसीट कर ले जा रहा था, उनके बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा और विमला जी से दूर किया। लेकिन वह चार लोग उस अकेले चौकीदार पर भारी पड़ने लगे। इधर बहुएं राधा को मारने पीटने लगीं कि तभी वहां पर सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और विमला जी ने अपने बेटे और बहू को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों बेटे अपनी मां को दुनिया भर की बातें सुनाने लगे, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने कूट कूट कर उनका बुरा हाल कर दिया और वहां से ले गए। विमला जी ने पिछली बार अपने बेटे और बहुओं को उनके किए गुनाह की सजा नहीं दी थी, इसीलिए शायद आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन इस बार राधा ने आगे बढ़कर उन्हें सजा दिलाने का फैसला किया और विमला जी ने भी राधा का साथ दिया। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और अपने बेटा और बहू पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया। आज बेटे और बहुएं जेल में चक्की पीस रहे हैं और विमला जी और राधा दोनों साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं और अपना काम संभाल रही हैं। अब विमला जी खुद कुछ नहीं करती, वह बैठी बैठी बस काम देखती रहती हैं। बाकी का काम तो उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी देख लेते हैं और बाकी का बचा कुचा काम देखने के लिए वह तो राधा है ही। वक्त का तगाजा देखते हुए विमला जी ने राधा की भी एक लड़के से शादी तय कर दी। दरअसल वह लड़का राधा का बचपन का दोस्त था और उसके साथ अनाथ आश्रम में ही वह लड़का पला बड़ा था। वह भी बाहर कहीं नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसका इसी शहर में ट्रांसफर हो गया था और वह राधा को मिल गया। विमला जी को वह लड़का राधा के लिए सही लगा, तो उन्होंने राधा से उसकी शादी करा दी। अब वे राधा और उसके पति श्याम तीनों साथ में खुशी खुशी अपने परिवार की तरह रहते हैं और वे दोनों भी उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि एक माँ का प्यार क्या होता है यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसे वह प्यार कभी मिला ना हो। और श्याम और राधा तो बचपन से ही उस प्यार से वंचित रहे थे, इसीलिए वे दोनों विमला जी का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं और खुशी खुशी साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अब एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। और जिस किसी ने भी कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी का पहला भाग देखें।